हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम फिर हाजिर हैं एक नए सेशन के साथ, करंट अफेयर डेली क्लास लेके। तो आप सभी को हमारे चैनल इजी ड्राइंग में स्वागत है। तो आज का जो हमारा क्लास है वो करंट अफेयर के बारे में और क्लास नंबर 3 है। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। यह क्लास एसएससी के लिए, रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी, डीआरडीओ, एमटीएस, दिल्ली हेड कांस्टेबल और जो वन डे एग्ज़ाम जो होता है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितना भी है, उन सभी में करंट अफेयर देखने को मिलता है। तो वह सभी यह क्लास को देख सकता है। तो सबसे पहले आपको शेयर करना है। देखिए, शेयर करने से क्या होगा, किसी भी काम करने से पहले आपको माहौल बनाना ज़रूरी है। तो माहौल कैसे बनेगा? जब अपने दोस्तों को बुलाइएगा तभी तो माहौल बनेगा। अपने दोस्तों को बुलाइए, अपने भाई को बुलाइए, जिसको भी यह क्लास इंपॉर्टेंट है उसको बुलाइए और माहौल बनाइए। माहौल के बिना कुछ भी नहीं है। आप क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं तो अपने दोस्त को भी इन्वाइट करते हैं कि चलो भाई क्रिकेट खेलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप बॉल या बैट लेके घर से निकल देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आप अपने दोस्त को इनवाइट करते हैं कि चलो क्रिकेट खेलते हैं और फिर माहौल बनाते हैं। तो माहौल बनाना सबसे बड़ी बात है। तो चलिए माहौल को बरकरार रखते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आप हमारे वीडियो जितने भी देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए। उसके बाद कमेंट कीजिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सब्सक्राइब के बिना आपको कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब करना सबसे ज़रूरी बात है। तो चलिए हम अपना आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि अभी हाल ही में विजडन द्वारा जारी सूची में किस भारतीय खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में रखा है। तो आपको बताना है कि किसे रखा है। ऑप्शन ए सुनिए, रोहित शर्मा। ऑप्शन बी, विराट कोहली। सी, रविंद्र जडेजा। ऑप्शन डी, हार्दिक पांड्या। तो आपको बताना है कि इनमें से किसको रखा गया है। चलिए तब तक हम बात करते हैं कि विजडन है क्या। देखिए, विजडन एक पुस्तक है जिसे बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि यह क्रिकेट का बाइबिल है। यह यूनाइटेड किंगडम में पब्लिश है। यह किताब इंग्लैंड के जो थे एक क्रिकेटर हुआ करते थे, उनके द्वारा शुरू किया गया था, जिनका नाम क्या था, जॉन विजडन। उन्होंने ही यह शुरुआत किया था कितने में, 1864 ईस्वी में। देखिए रविंद्र जडेजा, आपको पता है कि रविंद्र जडेजा क्या है। इसका आंसर रविंद्र जडेजा। और इस रविंद्र जडेजा कौन है? भारतीय टीम के ऑलराउंडर के तौर पर लेफ्ट हैंड के बैट्समैन हैं और स्लो आर्म बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम क्या है कि रविंद्र सिंह अनिरुद्ध सिंह जडेजा। और आपको पता है कि विराट कोहली कौन है? भारतीय जो इंडियन क्रिकेट टीम है उनके क्या है, कैप्टन हैं। हार्दिक पांड्या कौन है? हार्दिक पांड्या एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में टीम में है। रोहित शर्मा के बारे में पता है? रोहित शर्मा क्या है? भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को ही MVP मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में रखा गया है। देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केरल सरकार ने निम्न में से कौन सा स्कीम कोविड-19 देखते हुए मजदूरों के लिए लॉन्च किया है। तो आपको बताना है। ऑप्शन ए में है ड्रीम विथ केरला। ऑप्शन बी, केरला हेल्पलाइन केरला। ऑप्शन सी, कोविड वॉरियर। ऑप्शन डी, मैग्नेट हेल्थ केरला। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो जल्दी बताइए कि इनमें से कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले जानिए कि केरला सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण जो व्यक्ति अपना रोजगार से हाथ धो चुका है, अगर वह व्यक्ति केरल दोबारा लौटते हैं तो उनको जो उनके पास जो एक्सपीरियंस है उनका फ़ायदा उठाने के लिए कौन सा लॉन्च किया है? ड्रीम विथ केरला लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज लागू नहीं है। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन इसमें पंचायती राज लागू नहीं है। हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, केरल। तो आपको बताना है कि किस में नहीं है पंचायती राज लागू। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से राज्य में यह लागू नहीं है। तो देखिए सबसे पहले नागालैंड, उसके बाद मेघालय, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद मिजोरम।
इन सभी राज्यों में, इन 4 राज्यों में, नागालैंड, मेघालय और दिल्ली और मिज़ोरम, इन 4 राज्यों में पंचायती राज लागू नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कर रहा है कि अभी हाल ही में 3 जुलाई को सरोज खान की मृत्यु हो गई। वह कौन थे? आपको बताना है कि सरोज खान कौन थी जिनका निधन कल ही हुआ 3 जुलाई को। ऑप्शन ए में प्रोड्यूसर है, ऑप्शन बी में है डायरेक्टर, ऑप्शन सी में सिंगर, ऑप्शन डी में कोरियोग्राफर। आपको बताना है कि कौन थी, प्रोड्यूसर थी, डायरेक्टर थी, सिंगर थी या कोरियोग्राफर थे। देखिए सरोज खान जो है, ये सरोज खान की एक जानी मानी कोरियोग्राफर थी। इनका मृत्यु 3 जुलाई को डायबिटीज़ के कारण मुंबई में इनका निधन हो गया। हम आपको बता दें कि कलंक मूवी का जो गाना है, उनका जो कोरियोग्राफी की है वो सरोज खान के द्वारा की गई थी। अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के, तो बोलता है कि चीन में एक नए वायरस के बारे में पता चला है, इसका नाम G4 है। तो यह निम्न में से किस जानवर में पाए जाने वाला एक वायरस है? आपको बताना है कि चीन में जो एक नया वायरस आया है G4, वो किस जानवर से फैला है? ठीक, ऑप्शन है चमगादड़, सूअर, चूहा और कुत्ता। तो जल्दी बताइएगा आंसर क्या होगा इसका, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूअर में ही यह G4 नामक वायरस को देखा गया। चमगादड़ में कोरोना वायरस, सूअर में G4, चूहा में हंता, पता नहीं और कितने वायरस को बनाने वाला है चीन। देखिए कोरोना, आपको पता है कि कोरोना जो वायरस है उसका तबाही पूरा दुनिया देख रही है। कोरोना वायरस की चपेट में आपको पता है कि लगभग कितने करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। और देखिए एक नए वायरस फिर एंट्री ले लिया है जिसका नाम G4 है। यह वायरस वहाँ के जो स्थानीय शुगर हैं, जो रोड पर चलकर माहौल बनाने वाले शुगर होते हैं, उसी में यह वायरस का पता चला। G4 G4 है, यह H1N1 स्वाइन फ्लू का ही आनुवांशिक वंशज है। मतलब उसी के भाई भतीजे जो भी हो उन्हीं के लगते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 धाम की यात्रा शुरू होने से पहले कुछ नियम एवं शर्तें तय की गई है? आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने 4 धाम की यात्रा शुरू होने से पहले कुछ नियम एवं शर्तें तय की गई है। ऑप्शन ए में देखिए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी सिक्किम। जल्दी से बताइएगा कि कौन सा राज्य ने ऐसा लागू किया है और कौन सा नियम है, तो जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में 1 जुलाई से जो शुरू होने वाला था 4 धाम का यात्रा, उसी 4 धाम यात्रा के लिए एक नियम लागू किया गया है। उस नियम का क्या नाम है? जिसे SOP अर्थात स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के द्वारा जारी किया गया है। इसके अंतर्गत केवल वही व्यक्ति 4 धाम का यात्रा कर सकता है जो वहाँ का स्थानीय निवासी। मान लीजिए कि कोई बाहर से या किसी अदर स्टेट से वहाँ पे जाता है 4 धाम का यात्रा करने के लिए, उसे सबसे पहले 14 दिन तक क्वारंटाइन किया जाएगा, फिर जाके उसे 4 धाम यात्रा पे जाने के लिए वहाँ का जो ऑर्डर है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो वहाँ से ऑर्डर मिलेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर का क्वेश्चन। इंडिया एयरफोर्स में, जो इंडियन एयरफोर्स है उसमें 8 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं। भारत ने इन हेलीकॉप्टरों को किस देश से आयात किया है? आपको बताना है कि 8 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर वह किस देश से आयात किया है। पहला है रूस, जापान, इजराइल, USA। तो बताइएगा कि कौन से देश से किया है था। जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए कमेंट करके। इसका आंसर क्या हो जाएगा? USA से 8 अपाचे हेलीकॉप्टर को इंडिया के जो है इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है। अब जानते हैं कि ये हेलीकॉप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। देखिए इसको बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है?
बोइंग नामक कंपनी ने इसको बनाया है। इसका स्पीड कितना है, 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसे रडार से भी पकड़ना बेहद मुश्किल है। आपको बता दें कि यह एक बार में 2.25 घंटे तक उड़ सकता है। इसका और एक ख़ास बात यह है कि यह कितने पायलट से चलता है, 2। इसके लिए 2 पायलट रहना ज़रूरी है। और यह करीब कितने फुट ऊंचे हैं, 16 फुट ऊंचे और 18 फुट चौड़े हेलीकॉप्टर हैं, जिसको चलाने के लिए 2 पायलट का होना ज़रूरी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस खिलाड़ी ने वसीम अकरम का टेस्ट मैच में सर्वाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड तोड़ा है? ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और क्रिस गेल। आपको पता होगा कि वसीम अकरम क्या है, एक पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट प्लेयर हैं। यह क्या थे, बॉलिंग ऑलराउंडर प्लेयर थे पाकिस्तान की टीम में। और इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी कमेंट की जल्दी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, आपको पता है कि रोहित शर्मा कौन है, इंडियन टीम के ओपनर बल्लेबाज हैं। और रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कैप्टन भी हैं और अभी हाल में ही इंडियन जो क्रिकेट टीम है उनके वाइस कैप्टन के रूप में भी इंडियन क्रिकेट टीम में है। और ऋषभ पंत, आपको पता है ऋषभ पंत कौन है, विकेट कीपर है। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं। क्रिस गेल कहाँ के प्लेयर हैं, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं क्रिस गेल। लंबे लंबे छक्के मारने के लिए मशहूर हैं क्रिस गेल। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है PMU होगा वहाँ पे, सॉरी, PMU के तहत कैंसर के रोगियों के उपचार की संख्या में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक है? आपको बताना है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसके तहत कैंसर के रोगियों के उपचार की संख्या निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है जन आरोग्य योजना, उसके तहत कैंसर रोगियों के उपचार की संख्या सबसे ज़्यादा है। इस योजना के तहत क्या करते हैं, प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है उसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का जो है स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। और यह करीब कितने परिवार को, तो 100 करोड़ परिवार जो है उनको सालाना 5 लाख रुपए का जो है हेल्थ इंश्योरेंस है, स्वास्थ्य बीमा है, वो करवाया जाता है। और आपको पता है तमिलनाडु का राजधानी कहाँ है, चेन्नई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से किस बैंक के द्वारा किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? आपको बताना है कि कौन सा बैंक किसान के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन सुनिए, SBI, एक्सिस बैंक, HDFC, पंजाब नेशनल बैंक। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा बैंक ने लॉन्च किया है। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, HDFC बैंक ने ही ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। अब चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत किया गया था? आपको बताना है कि किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का शुरुआत किया गया था। चलिए जानते हैं कि मुख्यमंत्री जो है सुपोषण योजना है क्या। देखिए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत पंचायत और महिला सहायता समूह के जो गांव में चलते हैं उनके माध्यम से जितने भी कुपोषित बच्चे हैं या एनीमिया से पीड़ित जितने भी महिला है जिनको पौष्टिक आहार की कमी है, उनको साग सब्जी या फिर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में इस योजना के
अंतर्गत यह योजना जो है वह महिला एवं बाल विकास विभाग और जो है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जाता है। और इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किसे पिछले साल इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपको बताना है कि किसे। ऑप्शन ए विराट कोहली, बजरंग पुनिया, पीवी सिंधु या हिमा दास। तो आपको बताना है कि किसे दिया गया है। आपको पता है, पहले भी बता चुके हैं कि विराट कोहली कौन है? इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। बजरंग पुनिया कौन है? बजरंग पुनिया एक भारतीय पहलवान हैं। इनको जो है कुश्ती में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। पीवी सिंधु क्या है? एक बैडमिंटन प्लेयर है। हिमा दास क्या है? एक धावक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया को ही पिछले साल इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब विराट कोहली के बारे में पता ही, विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान है। पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर, हिमा दास एक धावक हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत नई सरकार के गठन के लिए 16वीं लोकसभा को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया था? तो आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के द्वारा। तो जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले देखिए, लोकसभा जो है वो लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहा जाता है या हाउस ऑफ पीपल्स भी कहते हैं। लोकसभा का जिक्र हमारे संविधान के आर्टिकल 81 में किया गया है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा जो होती है उसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। यह बात आपको ध्यान में रखना है कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता। देखिए, लोकसभा को भंग करने का 2 तरीका होता है। एक पहला तरीका कौन सा है कि राष्ट्रपति को पीएम सलाह दे कि महोदय लोकसभा को भंग कीजिए, और राष्ट्रपति महोदय यह आदेश मान ले। तो एक तो यह हो गया भंग करने का तरीका। अब दूसरा तरीका क्या होता है लोकसभा को भंग करने का? देखिए, दूसरा तरीका होता है कि मान लीजिए कि जो सरकार है, अर्थात जिसका अभी वर्तमान में सरकार चल रही है, उसका बहुमत चली जाए, उसका जो है मेजॉरिटी वो चला जाए। तो अब क्या करता है वो, अभी परमानेंट गवर्नमेंट के पास जैसे मेजॉरिटी नहीं है तो वो क्या करते हैं, किसी अदर पार्टी को इनवाइट करते हैं सरकार बनाने के लिए। मान लीजिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करते हैं, यह सीधा मामला कहाँ पहुँच जाता है? इलेक्शन कमीशन के पास यह मामला पहुँच जाता है। और आपको पता है कि आर्टिकल 81 में जो है लोकसभा का जिक्र है। अब देखिए, अब क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226, देखिए 226 में क्या है कि 226 में लिखा है कि जो हाई कोर्ट होते हैं वो हाई कोर्ट क्या करते हैं, रीट जारी करते हैं। आपको पता है कि रीट क्या है? एक विशेष अधिकार है। पहले राजा महाराजाओं के द्वारा रीट दिया जाता था, अब सुप्रीम हाई कोर्ट के द्वारा भी दिया जाता है। रीट भी क्या है, एक अंग्रेजी शब्द है रीट, ये अंग्रेज़ों के द्वारा ही लाया गया था। अब देखिए, आपको पता चल गया कि ये जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 है उसमें क्या करते हैं, हाई कोर्ट क्या करते हैं, रीट जारी करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो है, यह आर्टिकल मौलिक कर्तव्य, जो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनके बारे में 51A में लिखा है। अब बात आती है कि सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में क्या है कि राष्ट्रपति को जो इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए इसमें प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य होता है, ड्यूटीज होता है, उसके बारे में जिक्र किया गया है हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 78 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83(2) में जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नई सरकार गठन के लिए प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद 83(2) में लिखा गया है। अब चलते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 14वां क्वेश्चन कौन सा है कि साल 2019 में निम्न में से किसे शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है? तो आपको बताना है कि किसे शांति के क्षेत्र में जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला है। तो बताइएगा जल्दी से कि किसको मिला है शांति के क्षेत्र में।
ये शांति के क्षेत्र में किसको मिला है वो आपको बताना है, कमेंट करके जल्दी से बताइए। देखिए नोबेल पुरस्कार जो शुरुआत हुआ था वो 10 दिसंबर शायद, हाँ 10 दिसंबर ही शायद, 9 या 10 दिसंबर 1901 ईस्वी में हुई थी। इसका शुरुआत जो था वो वैज्ञानिक या डायनामाइट के जो आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर बताइएगा जल्दी से, कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। 2019 में जो है शांति के क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज़ मिला है, आपको जल्दी से बताना है। चलिए देखिए, अमिताभ बनर्जी किसके लिए मिला है, अमिताभ बनर्जी को अर्थशास्त्र में इसको मिला है। इसके बाद बात आती है अभी अहमद को मिला है शांति के क्षेत्र में। अकीरा योशिनो को किसके लिए मिला है, रसायन के क्षेत्र में मिला है। मिशेल मेयर को किसके लिए मिला है, भौतिकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इसको नोबेल प्राइज़ मिला है। अब देखिए नोबेल प्राइज़ आपको हम ये क्वेश्चन बार बार बनता है कि नोबेल प्राइज़ का जो शुरुआत है वह कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 10 दिसंबर 1901 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुआ था। और इसका शुरुआत वैज्ञानिक आपको पता ही है कि अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। इसका शुरुआत जो हुआ था उसका मुख्य कारण यह था कि अल्फ्रेड नोबेल साहब जो थे वो बहुत ही धनी मनी थे, कहने का मतलब जो बहुत ज़्यादा पूंजीपति वाले वैज्ञानिक थे। उनके पास जो धन दौलत था उसका जो ब्याज निकलता था, उसका क्या निकलता था, जो ब्याज निकलता था वह नोबेल प्राइज़ के विजेताओं को दिया जाता था। जैसे कि जो व्यक्ति रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, साहित्य या विश्व शांति के क्षेत्र में अच्छा करते थे उनके लिए यह दिया जाता था। अब यह एक सवाल यह भी बनता है कि भारत का जो है कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि भारत के वो पहले व्यक्ति कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। और उन्हें किस क्षेत्र में मिला था, तो आपको याद रखना है कि साहित्य के क्षेत्र में उनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। अगर ईयर पूछा जाए कि किस साल दिया गया था, तो आपको याद रखना है कि 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए ये एक क्वेश्चन के साथ कितना क्वेश्चन बन गया। आप इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे ढंग से याद रखना है कि किसको किस क्षेत्र में मिला, किसको भौतिकी के मिला, किसको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला, रसायन के क्षेत्र में। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से याद कीजिए, कॉपी बनाइए, कॉपी में लिखिए, डेली देखिए। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको सब चीज़ आपको याद हो जाएगा। तो कॉपी में लिखना मत भूलिए, कॉपी पहले लिख लीजिए सब क्वेश्चंस को जितना मैं बोलता हूँ। अब देखिए 15वां क्वेश्चन क्या है हमारा, कि इंडिगो ने हाल ही में कहा है कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर कितने प्रतिशत की छूट देगी। तो आपको बताना है कि इंडिगो ने हाल में ही कहा है कि 2020 के अंत तक डॉक्टर और नर्सों के हवाई किराए पर कितने % की छूट देगी। ऑप्शन सुनिए, ए 20%, सॉरी ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 25%। तो चलिए बताइए कि कितने % की छूट देने की बात कही है। अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि साल 2019 में निम्नलिखित किसी शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी अहमद अली को मिला है शांति के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, 15वां नंबर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चंस। जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए जल्दी से, और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लास है उसको शेयर कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25% का छूट जो है इंडिगो ने हाल ही में डॉक्टर और नर्सों के किराए पर देने की बात जो है वह कही गई है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्लास को जितना शेयर कीजिएगा उतने ही बच्चे को फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को, अगर पसंद आता है तो शेयर कीजिए, शेयर करने में कुछ नहीं जाता। आप
अपने फेसबुक ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं कि हमारा आज का जो है क्वेश्चंस ऑफ द डे। देखिए क्वेश्चंस ऑफ द डे शुरू करने का मकसद एक ही है कि आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएं। आप लोग कमेंट में इसका आंसर नहीं बताते हैं। जो पिछला क्लास हुआ था उसमें केवल एक ही स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया था। तो सभी को आंसर देना, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, आपको आंसर देना है। देखिए भारत का पहला गार्बेज कैफ़े कहाँ खोला गया? तो ऑप्शन है अंबिकापुर, नागपुर, ऋषिकेश या विशाखापट्टनम। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करना है। जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। तो दोस्तों आज का हमारा जो सेशंस है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे हम कल। इससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम कल नए सेशन के साथ। अच्छा सा करंट अफेयर फिर डिस्कस करेंगे डेली आप लोगों के लिए। 8 बजे से जो है वो करंट अफेयर का क्लास जो हमारे चैनल है इजी ड्राइंग वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो आप लोग क्लास देखना मत भूलिए। डेली 8 बजे आ जाया कीजिए और क्लास को अच्छे ढंग से कीजिए, समझते हुए कीजिए। जो जो मैं बोलता हूँ एक एक पॉइंट को आप नोटिस करते जाइए, एक एक पॉइंट को कॉपी पे लिखते जाइए, पेन से लिखते जाइए, ताकि आपको देखिए एक करंट अफेयर में लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, इस सभी क्वेश्चंस को एक कॉपी में लिखना है। कॉपी में लिखने के बाद देखिए इसमें स्टैटिक्स जीके भी आपका कवर हो जाएगा और करंट अफेयर तो साथ में चल ही रहा है। तो कॉपी में लिखना मत भूलिए। जितना भी मैं बोलता हूँ उतना कॉपी में आप लिखते जाइए। जो जो टॉपिक जैसे कि जिस ऑप्शन के हिसाब से, तो आपको पता है कि हम ऑप्शन के हिसाब से बताते हैं, आपको पूरी डिटेल्स में बताते हैं। तो उनको उन सभी जो जितना भी मैं बताता हूँ उनको आप कॉपी पे लिखते जाइए, पेन से लिखते जाइए, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, मिलेंगे फिर कल। बाय बाय, टेक केयर।